नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी विद एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में एमपीपीएससी 2020 के मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम को हम को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे हम स्वास्थ्य, स्वच्छता और बीमारी का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें इसमें भी संक्रामक रोग में वो पढ़ेंगे जो बैक्टीरियल डिसीज है। यहाँ पे पूरे संक्रामक रोग नहीं देखने वाले, जैसे वायरल डिसीजेस या फिर और भी यहाँ पर डिसीज। यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरियल डिसीज हम यहाँ पे देखने वाले, बैक्टीरिया से संबंधित जो भी संक्रामक रोग वो हम देखेंगे। और यहाँ पे इसके साथ साथ ये ये एक और इकाई है, इकाई नंबर 6 यहाँ पे संक्रामक रोग। ठीक है, ये वाली इकाई में भी ये दोनों जगह पे ये कॉमनली काम आने वाला है। ठीक है, संक्रामक रोग यहाँ पे भी काम आएगा इकाई 6 में, और यहाँ पे भी काम आएगा इकाई 3 में। इकाई 3 में स्वास्थ्य, स्वच्छता और बीमारियों से संबंधित चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं। ह्यूमन डिसीज के अंतर्गत हम यहाँ देखेंगे डिसीज से संबंधित शब्दावली हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस प्रकार से शब्दावली को हम याद रखेंगे और किस प्रकार से हमें पता रहनी चाहिए। और यहाँ पे एक्वायर्ड डिसीज वगैरह हम देखने वाले हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो संचारी और असंचारी जो बीमारियाँ होती है उसके संबंधित जो भी चीज़ें वो देखेंगे। और बैक्टीरियल डिसीज के अंतर्गत यहाँ पे देखने वाले कोलेरा, निमोनिया, इसके बाद टाइफाइड देखेंगे आप, लेप्रोसी वगैरह देखेंगे। लेप्रोसी को हम हैंसेन डिसीज भी कहते हैं। और टेटेनस वगैरह हम देखने वाले हैं। प्लेग जिसको हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं, इसको हम देखेंगे। और इसके प्रकार है ब्यूबोनिक प्लेग, निमोनिया प्लेग, और यहाँ पे है एक और प्लेग सेप्टिसेमिक प्लेग वगैरह, हम ये चीज़ें देखने वाले। ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं वो हम देखेंगे। और यहाँ पे वूपिंग कफ और डिप्थीरिया एंड एंथ्रेक्स, ये टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो लगभग 1 घंटे के आसपास का लेक्चर होने वाला है, और 1 घंटे में आप ये जो बैक्टीरियल डिसीज है उसको कवर कर लेंगे। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया आपकी फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी, और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी, और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर्स की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड कोर्स यहाँ पे चल रहा है अनअकैडमी के। और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और 1 माह से ये जो स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो 1 माह से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। स्वास्थ्य, स्वच्छता और बीमारियाँ, इसके अंतर्गत हम जो टॉपिक देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अक्सर ये एग्जाम पूछे आते हैं, क्योंकि बायोलॉजी यदि सवाल आए, जीव विज्ञान सवाल आए, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत बीमारियों को जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे आने वाले क्वेश्चन हैं। तो ह्यूमन डिसीज के अंतर्गत हम यहाँ पे देखने वाले इसके डिसीज टर्मिनोलॉजी, यानी जो शब्दावली वगैरह है, एपिडेमिक वगैरह क्या है, एंडेमिक वगैरह क्या होता है, एक्यूट डिसीज क्या होती है, क्रोनिक डिसीज वगैरह क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्जेनिटल एंड एक्वायर्ड डिसीज के बारे में हम देखेंगे, जो कि जीन्स वगैरह से होती है और जो कि एक्वायर करते हैं बाहर से। ये सारी डिटेल हम देखने वाले हैं। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हम यहाँ पे देखेंगे, संचारी और असंचारी जो डिसीज जो बीमारियां हैं, यानी संक्रामक और असंक्रामक जो बीमारियां वगैरह हैं उसके बारे में देखेंगे, किस प्रकार से होती है, कैसे फैलती है, क्या क्या इसमें कारण होते हैं, और इसमें एक एक के अंतर्गत हम जाने वाले हैं। और बैक्टीरियल डिसीज हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 या 4 बैक्टीरियल डिसीज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखना है जो कि जनरल साइंस के अंतर्गत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोलेरा वगैरह हम यहाँ पे देखने वाले हैं, किससे होता है और किस प्रकार की चीज़ें इसमें इफेक्ट होती है हमारे शरीर में। न्यूमोनिया वगैरह हमको देखना है, और कौन सा भाग यहाँ पे इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हमको देखना है। और ये इसमें कौन सा मतलब इसको रोकने के लिए क्या सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती है। टाइफाइड वगैरह हमको देखना है। और यहाँ पे है लेप्रोसी, इसको हैंसस डिसीज भी कहते हैं। तो ये हम 4 डिसीज यहाँ पे देखेंगे, और जो यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज वगैरह है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी से हम शुरू करते हैं, डिसीज की टर्मिनोलॉजी से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसीज की टर्मिनोलॉजी जब तक आपको पता ना हो तब तक आप डिसीज के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे।
सबसे पहले हम देखते हैं 3-4 शब्द यहाँ पे हैं। पहले हम देखते हैं एंडेमिक के बारे में, ठीक है। एंडेमिक ये एक ही क्षेत्र में ये बार बार ये बीमारी आती है, यानी जो स्थानिक बीमारियां हम बोलते हैं, एक ही क्षेत्र यानी स्थानिक बीमारियां जो होती है उसको बोलते हैं एंडेमिक, ठीक है। जैसे बारिश वगैरह में जैसे डेंगू मलेरिया वगैरह जो मच्छर वगैरह से होते हैं वो आते हैं, ठीक है, मतलब वो वाली बीमारी आती है, तो ये एक समय के बाद खत्म ही हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हो गया एंडेमिक, ठीक है। इसका प्रभाव एक पता रहता है कि इतने समय तक ये खत्म हो जाएगा, यानी आकर ये चली जाती है, इसको बोलते हैं एंडेमिक, ठीक है। और यही एंडेमिक डिसीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है, यही एंडेमिक डिसीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये हो जाती है एपिडेमिक डिसीज कहलाती है। इसको बोलते हैं महामारी। ये किसी राज्य या देश तक सीमित होती है। जैसे कि हम बात करें जो वुहान शहर में कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ था, तो वो चाइना के वुहान शहर में हुआ था, ठीक है। तो वो उस समय तक था एपिडेमिक, और जब ये एपिडेमिक जब ये बाहर फैला, ठीक है, बाकी देशों में फैला, मतलब पूरे विश्व स्तर पर फैला, तो इसी को यही बन गया क्या, पेंडेमिक। क्या बन गया है, पेंडेमिक, यानी वैश्विक महामारी ये बन गया, ठीक है। एपिडेमिक मतलब महामारी होती है जो किसी कम्युनिटी को अफेक्ट करती है या किसी राज्य देश या सीमित क्षेत्र को अफेक्ट करती है, ये होता है एपिडेमिक। और यही यदि वैश्विक रूप से हो जाए तो ये हो जाता है पेंडेमिक, इसको बोलते हैं वैश्विक महामारी, ठीक है। आगे समझ में ये तीनों शब्द एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक्यूट डिसीज, ठीक है। जो एक्यूट डिसीज वगैरह ये है कुछ समय के लिए आती है और रिस्पांस देकर चली जाती है। जैसे हम बात करें हार्ट अटैक की, ठीक है, ये रिस्पांस देकर ही चली जाती है, ठीक है, एक्यूट डिसीजेस। तो इस प्रकार से ये होती है एक्यूट डिसीजेस। एन एक्यूट डिसीज हैज अ क्विक ऑनसेट एंड रन्स अ शॉर्ट कोर्स, फॉर एग्जांपल एक्यूट हार्ट अटैक्स, ठीक। आगे हम देखते हैं क्रोनिक डिसीज के बारे में। तो क्रोनिक डिसीज ये स्लो आती है, यानी धीरे धीरे आती है और कभी कभार आती है, और जब आती है तो अच्छे खासे जगह को ये बीमार कर जाती है। जैसे टीबी का है एग्जांपल है, ठीक है, लॉन्ग कोर्स ऑफ टीबी का एग्जांपल ले। और टीबी मतलब 1-2 साल के आसपास से हमें न्यूज़ वगैरह में सुनने को नहीं मिली है। तो ये इस प्रकार की जो डिसीज है वो होती क्रोनिक डिसीजेस, ठीक है, क्रोनिक डिसीजेस। आई होप चारों जो टर्मिनोलॉजी आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कॉन्गेनिटल एंड एक्वायर्ड डिसीज के बारे में हम देखते हैं। कॉन्गेनिटल डिसीज आर इनबॉर्न डिसीजेस, ये जन्म से हो जाती है, ठीक है। ये डिसीज ये जो बीमारी है जन्म से हो जाती है, और विच आर जनरली इनहेरिटेबल, जो कि अनुवांशिक होती है। ये बीमारी कैसी होती है, अनुवांशिक, जन्म के साथ होने मतलब ये पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आ रही है, तो ये हो गई अनुवांशिक। जैसे बात करें कलर ब्लाइंडनेस की, थैलेसेमिया की, तो ये है कौन सी डिसीज, कॉन्गेनिटल डिसीज के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है, कॉन्गेनिटल डिसीज के अंतर्गत ये आएगी। इसके बाद हम देखते हैं एक्वायर्ड डिसीजेस। एक्वायर्ड डिसीजेस आर फ्रॉम द एनवायरमेंटल ड्यू टू वेरियस इन्फेक्शंस इन लाइफ, ये बाहर से यानी वातावरण वगैरह से एक्वायर की जाती है, मतलब बाहर से ये डिसीज आती है शरीर में, तो इसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीजेस, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगली टॉपिक है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, संचारी और असंचारी जो बीमारी है उसके बारे में, ठीक है। संचारी या फिर संचारी मतलब उसको फैलने वाली, संक्रामक वाली, ठीक है। असंचारी मतलब असंक्रामक वाली, ठीक है, जो फैले ना, यानी उसके कुछ ही इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, वो होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट करती हैं। और संचारी में हम देखते हैं सबसे पहले कम्युनिकेबल डिसीजेस या फिर कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस जो है उसके अंतर्गत हम देखेंगे। तो ये बीमारी होती है जो कि पास्ट होती है। पास्ट मतलब एक के बाद एक फैलती है, जैसे एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में फैलती है, ठीक है। किसके थ्रू, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू, या फिर कफ के थ्रू, या स्नीज, छींक वगैरह के थ्रू ये फैलती है। ये इस प्रकार से होती है कम्युनिकेबल डिसीजेस। और टिनी organisms such as bacteria, fungi can produce infectious diseases, जैसे जो टिनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, फंगी वगैरह हैं, ये इस तरीके की बीमारी को फैलाते हैं या उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की, यानी ये ट्रांसफर नहीं होती, यानी मान के चलो ये मुझे कोई बीमारी है, ठीक है, मुझे कोई बीमारी है और वो नॉन कम्युनिकेबल टाइप की बीमारी है, तो किसी को संक्रामित मतलब किसी को फैलेगी नहीं, यानी नॉन इन्फेक्शियस होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो डिसीज कॉजिंग एजेंट होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इनसे ये नहीं होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है।
और ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर कॉज्ड बाय मेल फंक्शंस। ये किससे होती है? जब संक्रामक तरीके से नहीं होती है, मतलब इस वाले फंक्शन का नहीं हो, तो कैसे होगी? ये मेल फंक्शन से होती है। ये हमारे शरीर में या हमारे शरीर में ये जो पोषण की वगैरह की कमी जो होती है, या फिर किसी तत्व की कमी हो जाती है, उस वाली कंडीशन में ये बीमारी होती है नॉन कम्युनिकेबल वाली। ठीक है, मेल फंक्शन के कारण। और इसमें शामिल होते हैं ऑर्गन एंड टिश्यू डीजेनरेशन वगैरह। ठीक है, और इरेटिक सेल ग्रोथ देखने को मिलती है। फॉल्टी ब्लड फॉर्मेशन, यानी उल्टे सीधे ब्लड फॉर्मेशन के तरीके यहाँ पे होने लगते हैं, और बहाव यहाँ पे होने लगता है उल्टा सीधा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसमें इफेक्ट होता है। इसमें साथ ही इंक्लूड होते हैं डिस्टर्बेंसेस ऑफ स्टमक। ठीक है, स्टमक में प्रभाव पड़ता है इसका। इंटेस्टाइन यानी आंतों में प्रभाव पड़ता है। एंडोक्राइन सिस्टम में, अंतःस्रावी तंत्र में यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। और एंड द यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी जो जनन तंत्र वगैरह है उसमें भी यहाँ पे प्रभाव पड़ने वाला है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का। तो ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का थोड़ा सा इंट्रो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके एक एक जो 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 उसके फंक्शन है उसमें घुसेंगे। जैसे कम्युनिकेबल डिसीज है, तो कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत हम सारी कम्युनिकेबल डिसीज हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वगैरह। तो इस प्रकार से ये आगे चलने वाला है। तो कम्युनिकेबल डिसीज यानी जो संचारी बीमारियाँ है उसको हम देखते हैं पहले। Communicable diseases are categorized to the types of pathogens like bacteria, bacterial, viral, protozoans and helminthes आदि etc। तो यहाँ पे जो ये इन कुछ कैटेगरी में यहाँ पे बांटा गया है टाइप्स ऑफ पैथोजेंस में। बैक्टीरियल, जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है बैक्टीरियल होती है, वायरल होती है, और प्रोटोजोन्स होती है, और हेलमिंथेस वगैरह इसके अंतर्गत इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरियल डिसीजेस। बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है, और बैक्टीरियल डिसीज में हम कौन कौन सी यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। कोलेरा, और उसके बाद हम निमोनिया वगैरह हम देखेंगे। टाइफाइड हम देखने वाले हैं। लेप्रोसी, इसको हैंसेन्स डिसीज भी कहते हैं। टिटेनस वगैरह हम देखेंगे यहाँ पे। प्लेग, इसको ब्लैक डेथ वगैरह भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत ही ये अन्य चीज़ें हैं यहाँ पे। ब्यूबोनिक प्लेग और न्यूमोनिया प्लेग, ये सारी चीज़ें हम देखना है। सेप्टिसेमिक प्लेग वगैरह हम देखेंगे। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और ये वूपिंग कफ वगैरह हम यहाँ पे देखेंगे। डिप्थेरिया वगैरह यहाँ पे देखेंगे, और एंथ्रैक्स वगैरह हम यहाँ पे देखेंगे, और इसके सिम्टम्स वगैरह हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि बैक्टीरियल डिसीज के अंतर्गत है। ठीक है, ये सारा हम एक लेक्चर में नहीं देखेंगे, मतलब एक ही साथ नहीं देखने वाले। जब ये एक कंबाइन लेक्चर आएगा तो आप उसमें आप इन सबको इकट्ठा देख सकते हैं, लेकिन अभी जो शुरुआती समय है वहाँ पे ये टुकड़ों में आएगा। ठीक है, ताकि आपको जो समय लग रहा है वो कम लगे, और काफ़ी कम टाइम में आप अपने जो जो चीज़ें हैं वो कवर कर सकें। ठीक है, ये जिस पाठ्यक्रम को कवर कर सकें, तो आप दोनों तरीके से इस पाठ्यक्रम को कवर कर सकते हैं। हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीज में सबसे पहले कोलेरा की। कोलेरा जो बीमारी हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, और जो कि होती है, एक बैक्टीरिया है वाइब्रियो कोलेरा। किसके द्वारा होती है? वाइब्रियो कोलेरा सॉरी। ठीक है, वाइब्रियो कोलेरा के द्वारा ये होती है, और जो ये ट्रांसमिट होती है कंटेमिनेट फूड से। जैसे कंटेमिनेट फूड वगैरह, कंटेमिनेट वाटर या ड्रिंक्स वगैरह हम लेते हैं, जैसे या फिर जो खुला भोजन वगैरह है उसमें जो कंटेमिनेट चीज़ वगैरह हो जाती है, स्ट्रीट फूड वगैरह, मेले वगैरह, ये चाट वगैरह हम खाते हैं जो खुले हुए रहते हैं, तो वहाँ पे जो हाउस फ्लाइज रहती है वो लेकर जाती है, यानी जो कैरी करती है किसको? वाइब्रियो कोलेरा को। ठीक है, वाइब्रियो कोलेरा को कैरी करती है हाउस फ्लाइज वगैरह, जो मक्खी वगैरह है, तो वो यहाँ से बैठती है, फिर फूड वगैरह में बैठेगी, वाटर वगैरह में, ड्रिंक्स वगैरह में जाएगी। तो इस प्रकार से ये सॉरी इस प्रकार से ये ट्रांसमिट करती है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये फैलाती है किसको? वाइब्रियो कोलेरा को, जो कि इसका कारण है कोलेरा बीमारी का। ठीक है, इसको फैलाती है, इससे फिर कोलेरा नामक बीमारी यहाँ पे होती है। ठीक है, इससे हम क्या पता चलता है कि ये जो हाउस फ्लाइज वगैरह है वो कैरी करती है किसको? वाइब्रियो कोलेरा को। ठीक है, वाइब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया को ये कैरी करती है। आगे देखते हैं हम। इट इज एन इट इज एन एक्यूट डायरिया डिसीज। ये एक एक्यूट डायरिया डिसीज के अंतर्गत है, और जिसके जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम देखते हैं तो वोमिटिंग वगैरह होती है, मस्कुलर क्रैम्प्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। एन्यूरिया यानी नो यूरिन
वाली कंडीशन यहाँ पर होती है। यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है, यूरिन नहीं निकलती है शरीर से, इस प्रकार की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। और रैपिड डिहाइड्रेशन की समस्या देखने को मिलती है। इससे यदि बचाव करना है तो कुछ यहाँ पर तरीके हैं जिससे जिससे इस कोलेरा बीमारी होने से बचाव किया जा सकता है। कम्युनिटी सैनिटाइजेशन यानी आसपास जो है वो साफ सफाई रखें, और डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाइट्स, मक्खियाँ ना पनपने दे। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय ट्रीटमेंट विथ ट्रॉपिकल क्लोराइड ऑफ लाइम, वाटर का ट्रॉपिकल क्लोराइड ऑफ लाइम लाइम से यहाँ पे ट्रीटमेंट करें, फिर क्लोरीन वगैरह उसमें डालें, तो इस प्रकार वहाँ पे वाटर हम साफ रख सकते हैं। पर्सनल क्लीनलीनेस रख के इसकी इसको हम कम कर सकते हैं या इसको फैलने से रोक सकते हैं। जो गर्म पानी वगैरह है उसका यूज़ करके, और जो गर्म खाने का उपयोग करके हम यहाँ पे, और यहाँ पे अवॉइडिंग ईटेबल एक्सपोज टू फ्लाइज एंड डस्ट, जो मतलब बाहर बेसिकली जो बाहर का हम खाना खाते हैं उसको हम कम करके या फिर उसको नेग्लेक्ट करके हम ये सारी ये जो कोलेरा बीमारी है इसको इससे हम बच सकते हैं, ठीक है। और आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट एंड हेल्थ हेल्थ पेशेंट वगैरह को, जो पेशेंट जिसका जो पीड़ित है इसको आइसोलेट करके इसको फैलने से रोका जा सकता है, और हेल्थ एजुकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि इसको रोका जा सके, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन की बीमारी देकर इसको रोका जा सकता है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है कोलेरा के लिए टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोमफेनिकॉल। टेट्रासाइक्लिन और ये इसके साथ में, ठीक है। तो ये दो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स है इसके। आगे हम देखते हैं निमोनिया। यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर लीजिए, निमोनिया, ठीक है। आप कई बार जब इंग्लिश वगैरह क्लासेस में हम जाते हैं तो वहाँ पे तो टीचर्स वगैरह बताते हैं कि निमोनिया की स्पेलिंग याद करते करते आपको निमोनिया नहीं हो जाए, इस प्रकार से, मतलब खैर ये कॉमेडी की चीज़ है। तो यहाँ पे निमोनिया की स्पेलिंग आप याद रख सकते हैं। निमोनिया की स्पेलिंग ये है, यहाँ पे पी लगा दिया जाता है, फिर आगे निमोनिया, वैसे जैसा कि वैसे ही है, बस पी का यहाँ खेल है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है निमोनिया, ठीक है, जिसको फेफड़े संबंधित बीमारी है, फिर श्वसन संबंधित बीमारी है, ये इसको बोल सकते हैं। इस पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है या फिर स्वेलिंग वगैरह हो जाती है फेफड़ों में, ठीक है। स्वेलिंग वगैरह इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। और ये किसके द्वारा होता है? ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक हम देखें तो सडन चिल यानी अचानक ठंड लगने लगती है, चेस्ट में पेन होने लगता है, कफ विथ रस्टी न्यूक्लाइड स्प्यूटम वगैरह कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, और रैपिड शैलो ब्रीदिंग और हाई टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और आगे हम देखें तो यहाँ पे एल्वोलाई वगैरह की कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे लंग्स के पैकेट जिसमें हवा भर जाती है, उसमें कोई लिक्विड पदार्थ भर जाता है, इसी की वजह से ब्रोंकियोलेस वगैरह वाली कंडीशन देखने को मिलती है। और यहाँ पे इसमें जैसे जैसे उसमें लिक्विड पदार्थ भर जाता है, तो यहाँ पे जल भरने से यहाँ पे एरिया कम हो जाता है, ठीक है। जल भरने से श्वसन का एरिया यहाँ पे कम हो जाता है, इससे ये इस प्रकार की समस्या यहाँ पे होती है। और यहाँ पे जो जो लंग्स रहते हैं उसमें लंग्स डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार सफिशिएंट एयर यहाँ पे नहीं मिल पाती। यहाँ पे देखिए एरिया कम होता है, सफिशिएंट एयर यहाँ पे नहीं मिल पा रही क्योंकि लाइफ को सपोर्ट कर पाए, ठीक है। आगे हम देखते हैं निमोनिया कॉमनली अकर्स इन ओल्ड पीपल। निमोनिया ज़्यादातर जो बूढ़े लोग रहते हैं उसमें उन लोगों में देखने को मिलती है, ठीक है, उस वाली कंडीशन में देखने को मिलती है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट ड्रग्स है निमोनिया के लिए, यहाँ पे पहला है एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और तीसरा है सल्फोनामाइड, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और सल्फोनामाइड, ये तीन चीज़ें यहाँ पे ली जाती हैं इसको रोकने के लिए, ठीक है। इसके मतलब ये ड्रग यहाँ पे ले जाते हैं। अगला है टाइफाइड एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है, और इस बेस का बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफी। इसका बैक्टीरिया कौन सा है? सल्मोनेला टाइफी, विच इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, क्योंकि इंटेस्टाइन वगैरह में पाया जाता है, आंत वगैरह में, ठीक है। आंत, इंटेस्टाइन वगैरह यानी आंत, इसमें देखने को मिलता है। और ये आगे हम देखें तो ज़्यादा स्टूडेंट को टाइफाइड की समस्या होती है, ठीक है। स्टूडेंट को ज़्यादा टाइफाइड की समस्या होती है,
और यहाँ पे टाइफाइड स्प्रेड्स थ्रू फूड वगैरह से ये फैलता है। माइल्स एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद इंटेस्टाइन डिस्चार्जेस एज डायरेक्टली और थ्रू फाइल्स एंड पर्सनल हाइजीन्स अनहाइजीन्स पर्सनल अनहाइजीन्स वगैरह, यानी यहाँ पे ये कंटेमिनेटेड फूड वगैरह से और जो कंटेमिनेटेड वाटर वगैरह से, इससे ये होता है। और यहाँ पे इसको और साथ साथ यहाँ पे चीज़ें होती है पर्सनल अनहाइजीन के कारण भी ये टाइफाइड की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं मेन सिम्टम्स आर हाईली फीवर। ठीक है, इसके मेन सिम्टम्स हम देखेंगे तो हाईली फीवर इसमें होता है, बहुत ज़्यादा बुखार आता है, सर दर्द की समस्या देखने को मिलती है, डायरी वगैरह होता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे यू यहाँ पे एक मिनट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हाँ इसको हिंदी में बोलेंगे अल्सर वगैरह की समस्या यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अल्सर वगैरह हो जाने या फिर सॉरी थोड़ी सी खांसी वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हिंदी में अल्सर वगैरह हो जाने या घाव हो जाना, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, टाइफाइड में इसके कंट्रोल्स के लिए यहाँ पे वाइडल टेस्ट होता है। वाइडल टेस्ट यहाँ पे होता है किसके लिए, टाइफाइड को चेक करने के लिए। और टाइफाइड के लिए एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ये है एम्पिसिलिन और क्लोरामफेनिकॉल। एम्पिसिलिन और क्लोरामफेनिकॉल को यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज़ किया जाता है टाइफाइड के लिए। अगला यहाँ पे लेप्रोसी। लेप्रोसी के यहाँ पे हैंसेन डिसीज भी कहते हैं, और यहाँ पे लेप्रोसी को हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग वगैरह भी इसको कहा जाता है हिंदी में। और यहाँ पे ये होता है किसके कारण, यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा ये होता है। और यहाँ पे ये हमको देखने को मिलती है हमारी स्किन के नीचे जो लेयर होती है एंडोथेलियल की, जो मतलब एंडोथेलियल सेल्स वगैरह है, उसकी जो जो लेयर वगैरह हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, वहाँ पे ये होती है। और ये ब्लड वेसल्स इन द मोनोटाइप्स ऑफ ब्लड, और ये यहाँ पे हम इसके बारे में आगे देखें तो एंडोथेलियल सेल्स वगैरह यहाँ पे पाई जाती है, ये उनको अफेक्ट करता है। ये जो बैक्टीरिया है इनको अफेक्ट करेगी, इसको एंडोथेलियल सेल्स को। ठीक है, ये इनको अफेक्ट करता है, और जो ब्लड वेसल्स वगैरह है उसको डैमेज कर देता है। क्या करता है, ब्लड वेसल्स वगैरह उसको डैमेज कर देता है, और ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है इससे। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई रुकी तो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू वहाँ उन एरिया में नहीं जा पाते, तो वो जो एरिया है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, तो वो एरिया डेड हो जाता है। ठीक है, डेड वाली कंडीशन में हो जाता है। और इसमें जो मेनली इफेक्ट होते हैं वो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं, और इट आल्सो अफेक्ट द स्किन की मसल्स वगैरह ये अफेक्ट करता है। आइस बोन्स टेस्टिस वगैरह को इफेक्ट करता है, और इंटरनल ऑर्गन जो आंतरिक ऑर्गन्स है, आंतरिक अंग है, उनको ये इफेक्ट करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हाइपो पिगमेंटेड पैचेस यहाँ पे होते हैं जिनको चेक किया जाता है, और पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ कंटेनियस सेंसेशन, यहाँ पे पार्शियल या फिर टोटल लॉस हो जाता है कंटेनियस सेंसेशन, यानी यहाँ पे सेंसेशन नहीं होती है। ठीक है, यानी स्किन डेड वगैरह की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। स्किन डेड टाइप की कंडीशन यानी सेंसेशन वहाँ पे होना कम हो जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि टोटल या फिर पार्शियल क्यूटेनस वगैरह की यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है। और साथ ही इसमें आगे हम देखें तो लेप्रोमिन इन स्किन टेस्ट इंडिकेट्स द अपीयरेंस ऑफ लेप्रोसी। और आगे हम देखते हैं तो डाइफेनिल सल्फोन ये DDS, ये ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे लेप्रोसी के लिए। ठीक है, ये सारे ट्रीटमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं DDS वगैरह के। तो ये लेप्रोसी यानी हैंसेन्स डिसीज इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे खत्म होती है। और टाइफाइड वगैरह हमने देखे, निमोनिया वगैरह हमने यहाँ पे देखे, कोलेरा वगैरह हमने यहाँ पे देखा, और यहाँ पे किस प्रकार से ये डिसीज टर्मिनोलॉजी वगैरह वो हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहाँ पे रोकते हैं, बाकी का हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं जो संक्रामक रोग है,
संक्रामक रोग, इसके अंतर्गत हम जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग है उसको हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं टीटनेस, ठीक है, टीटनेस और अन्य चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। टीटनेस यहाँ पे पढ़ेंगे, प्लेग पढ़ेंगे हम यहाँ पे, और प्लेग के अंतर्गत इसके 2-3 प्रकार है वो हम पढ़ेंगे, और ट्यूबरक्लोसिस हम यहाँ पे जानने वाले हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस या वूपिंग कफ जिसको बोलते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। डिप्थीरिया हम पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे एंथ्रेक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और इसके सिम्टम्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे टेस्ट और टेस्ट संबंधित जो टेस्ट जिस संबंधित डिसीज से होते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, किस डिसीज में कौन से टेस्ट यहाँ पे होते हैं। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं टीटेनस जिसकी वजह से होता है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से होता है, और ये रहता है कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, हॉर्स और अदर एनिमल के इंटेस्टाइन में होता है, और जो हमें इफेक्ट करता है, जो हमें हानि पहुंचाता है, ठीक है। और ये हमको देखने को मिलता है चोट वगैरह में या फिर वाउंड्स में, वाउंड से ये शरीर में प्रवेश करता है, किससे, टीटेनस स्पोर से, ठीक है। चोट वगैरह वाली कंडीशन में टीटेनस स्पोर से ये शरीर में प्रवेश करता है, और सॉइल मैन्योर और जो एनिमल डंग वगैरह है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। किसके अंदर, सॉइल मैन्योर और एनिमल डंग वगैरह, यानी जो गोबर वगैरह उसमें ये पाए जाते हैं। इसलिए काउ डंग को छूने के बाद या सॉइल मैन्योर को छूते हैं तो आपका हाथ कहीं से कटा नहीं होना चाहिए। जब सॉइल मैन्योर या फिर काउ डंग को छूते हैं उस टाइम आपका हाथ कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, और नहीं, यदि होगा तो ये बैक्टीरिया वहां से शरीर में अंदर कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह के बैक्टीरिया शरीर में हमारी बॉडी में प्रवेश हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप हाथ वगैरह कटा फटा हो या इस प्रकार से कुछ कट लगाओ तो आपको यहाँ पे इन सॉइल मैन्योर वगैरह या काउ डंग को उसमें लगने नहीं देने चाहिए। आगे हम बात करते हैं ये टीटनस जो है ये पेनफुल होता है, और यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह इसमें आ जाता है, और वॉलंटरी मसल्स और यहाँ पे पैरालिसिस वाली कंडीशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये यूजुअली शुरू होता है जॉ और नेक की मसल से ये शुरू होता है। और इसके कॉमन सिम्टम्स की हम बात करें तो कॉमन सिम्टम्स में ये दांत को जकड़ लेता है, और इसमें दिक्कतें आती है चूइंग संबंधित, ठीक है, चूइंग संबंधित दिक्कत आती है, स्वेलिंग में दिक्कत आती है, फीवर होता है, हेडेक वगैरह आते हैं, स्पैम्स होता है, स्पैम्स ऑफ फेशियल मसल्स होता है, और ये डिसीज प्राणघातक भी हो सकती है, ठीक है। ये डिसीज मतलब प्राणघातक की वाली कंडीशन की भी होती है। तो ये पाँचवें नंबर की ये जो डिसीज हमने पढ़ा, इससे पहले हम 4 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में 6वें नंबर पे। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं 6वें नंबर पे। ये है प्लेग, ठीक है। प्लेग के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं, ब्लैक डेथ, ठीक है, ब्लैक डेथ भी कहते हैं। और जो प्लेग है प्राइमरली अ डिसीज ऑफ रैट, ये चूहे संबंधित बीमारी है, और ये होती है जिस बैक्टीरिया के कारण, उसका नाम है वसीनिया पेस्टिस। यहाँ पे नाम आप याद रखें, क्योंकि नाम यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करने वाले, स्पेशली जो विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन लोग को ये नाम दोबारा दो तीन चार बार यहाँ पर रिपीट करना है, ताकि आप इनसे फेमिलियर हो सके, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पूछा जा सकता है प्लेग बीमारी किस बैक्टीरिया के कारण होती है या फिर हो सकती है, तो ये वनीसिया पेस्टिस, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप यहाँ पे सतर्क रहें, और ये सारी चीज़ें आप इसको फेमिलियर कर लें, और काफ़ी अच्छे से इन नामों को आप प्रोनाउंस करें और याद रखें। और यहाँ पे आगे हम देखते हैं जो वनीसिया पेस्टिस है वो एंडोपैरासाइट है, किस पे, गट ऑफ रैट फ्ली पे ये एंडोपैरासाइट है, जिसका नाम है फिनोक्सीफिला फिनोस्फिला चॉप्सिस, ये इसका नाम ये है, ठीक है। जो एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट गट ऑफ रैट फ्ली है, उसका नाम ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, तो रैट फ्ली जो है एंडोपैरासाइट है, किस पर, रैट और माइस की बॉडी पर, ठीक है, रैट और माइस की बॉडी पर ये एक्टोपैरासाइट है। और ये कैसे फैलता है, तो ये फैलने की कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो मानव शरीर में जो जू वगैरह होते हैं, या फिर जो मानव शरीर में जो अन्य जंतु है उसमें जो जू वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे उनके हेड में जो जू होते हैं या फिर जो खटमल वगैरह होते हैं, इनके द्वारा भी प्लेग फैलते हैं। इनसे दूर रहना चाहिए, और जब ये जानवर मरते हैं
तो इंसान में भी इनके आने की संभावना होती है, इसलिए ये कहा जाता है कि जब ये मरे तो इनसे दूर रहे। ठीक है सॉरी। इसका आगे हम देखते हैं प्लेग। प्लेग 3 टाइप के यहाँ पे होते हैं, ब्यूबोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग और यहाँ पे स्पैटेमिक प्लेग। ठीक है, स्पैटेमिक प्लेग, यहाँ पे ये 3 प्रकार के प्लेग हैं, यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि प्लेग बीमारी हुई होगी जिससे सिंधु घाटी सभ्यता में सब खत्म हो गया था, तो इसी प्रकार की कोई बीमारी वहाँ पे हुई होगी, मतलब ऐसे कयास लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक प्लेग के प्रकार के बारे में। तो ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में हम बात करते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग बेसिकली ब्लड डिसीज है, जो ब्लड डिसीज है जो ब्लड से बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है, ब्लड से बॉडी में ये एंटर करती है। और यहाँ पे विच बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन द ब्लड स्ट्रीम, जिससे जो बैक्टीरिया रहते हैं ब्लड स्ट्रीम करते हैं और ये इन्फेक्ट होते हैं इससे। और यहाँ पे हम देखते हैं लिम्फ नोड्स वगैरह, जो लसिका के नोड्स है, काफ़ी हद तक इससे प्रभावित होते हैं। स्पेशली यहाँ पे हम देखते हैं जो आर्म पिट्स वगैरह, आर्म में गड्ढे वगैरह हो जाते हैं, नेक एंड ग्रोन वगैरह आदि इस तरह की दिक्कतें इसमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे और समस्या देखें तो डिलीरियम, जी मचलाने वाली कंडीशन यहाँ पे होती है, एग्जॉस्शन होता है, यहाँ पे हेमोरेजेस वगैरह होते हैं जिससे ब्लैक पड़ जाता है। ठीक है, जो हेमोरेजेस है वो ब्लैक पड़ जाते हैं। और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे यहाँ पे ब्लैक हो गया। और यहाँ पे इस कारण इस ब्लैक को ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ठीक है, ब्लैक पड़ जाने का इसके क्या कहेंगे, ब्लैक डेथ। ठीक है, और इससे पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं निमोनिया प्लेग के बारे में। तो लंग्स से जुड़ी बीमारी है ये निमोनिया प्लेग। इसके क्या बोल रहा हूँ, निमोनिया प्लेग के बारे में बात करें तो ये जो हेमोरेज होता है, और निमोनिया प्लेग के बारे में हम यहाँ पे देखें तो इसमें जो हेमोरेज वगैरह होता है, ब्रोंकी वगैरह होते हैं, लंग्स और जो लंग्स निमोनिया प्लेग्स वगैरह होते हैं जो फैलते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, और ये प्रभावित करते हैं किसको, लंग्स को प्रभावित करते हैं। और ये ब्रोंकी वगैरह यहाँ पे। और आगे बात करते हैं न्यूमोनिया प्लेग की, जो कि लंग्स से जुड़ी बीमारी है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो न्यूमोनिया प्लेग है और इसके जो कैरेक्टराइज्ड है, इसके बारे में हम बात करें तो जो हेमोरेज होता है और जो ब्रोंकी वगैरह है और जो लंग्स को ये काफ़ी प्रभावित करते हैं। और ये न्यूमोनिक प्लेग फैलता है, वो कैसे फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ये फैलता है ड्रॉपलेट्स और फोमिट्स के माध्यम से। जैसे एक इंसान किसी को निमोनिया प्लेग है और यदि वो दूसरे से बात कर रहा है तो वहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स की सहायता से ये दूसरे में फैल जाएगा। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को भी ये प्लेग हो सकता है, इस प्रकार से ये फैलता है। आगे हम बात करते हैं सेप्टिसेमिक प्लेग के बारे में। तो ये कहीं भी होता है तो ये ब्लड पॉइजनिंग इससे होती है। और ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें ब्लड पॉइजनिंग वगैरह की समस्या होती है। और इसके कैरेक्टराइज के बारे में बात करें तो एनीमिया वगैरह इसमें होते हैं और फीवर वगैरह आते हैं, ठंड लगने जैसी समस्या आती है इसमें। और इसमें 2 दिन में इसमें डेथ भी हो सकती है। इससे बचाव के लिए जो उपचार यहाँ पे किए जाते हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन वगैरह लिए जाते हैं। और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन वगैरह यहाँ पे लिए जाते हैं, जो कि इफेक्ट करता है इसके इफेक्ट ड्रग्स अगेंस्ट प्लेग बेसिली। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे इसके उपचार के लिए ये चीज़ें ली जाती है। अगर हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी इसको बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा ये होती है। ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है। और ये प्राइमरीली इफेक्ट करती है हमारे लंग्स को। ठीक है, लंग्स से ये शुरू होती है और ये आगे कारण बनती है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का। और ये इफेक्ट करती है आगे चलकर इंटेस्टाइन को, यानी आंते को, और मैनिंग्स को, बोन्स को, जॉइंट्स को, और लिम्फ ग्लैंड्स वगैरह को ये प्रभावित करती है। स्किन और अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी को ये प्रभावित करती है।
इन्फेक्शन के दौरान जो बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं किसको, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो जिसको कहते हैं हम ट्यूबरक्लीन। और यही ट्यूबरक्लीन है, यही ट्यूबरक्लीन होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में टीबी होती है। क्या होती है, टीबी। ठीक है। द डिसीज ऑल्सो अफेक्ट एनिमल लाइक कैटल। ये डिसीज एनिमल को अफेक्ट करती, एनिमल में जो ये कैटल्स वगैरह को अफेक्ट करती है। और दिस इज नोन एज बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस। जिन कैटल्स में होती है उनको बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस हम कहते हैं। और ये ह्यूमन में भी आ जाती है, और कभी कभी यदि संपर्क में आते हैं तो ये यहाँ से जो मानव है उनमें भी ये फैल जाती है। ठीक है, मानव में भी ये ट्रांसफर हो जाती है। अगर हम बात करते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, तो ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट कॉमन फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का मोस्ट कॉमन फॉर्म है। और यहाँ पे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये लंग्स प्रभावित होते हैं, कफिंग वगैरह यहाँ पे होती है, फीवर जैसी समस्या होती है, चेस्ट पेन वगैरह यहाँ पे होते हैं, डिफिकल्टीज होती है इसमें ब्रीदिंग लेने में, और ब्लड स्प्यूटियम वगैरह की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, मेनिंजाइटिस वगैरह की समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है, और टिश्यूज का डैमेज वगैरह होना यहाँ पे देखने को मिलता है ब्लड के। ठीक है। आगे हम बात करें तो ये टीबी में किया जाने वाला टेस्ट है मेंटॉक्स टेस्ट। ठीक है, मेंटॉक्स टेस्ट ये टीबी में किया जाने वाला टेस्ट है, और एक्सरे वगैरह भी करते हैं, एनालिसिस भी यहाँ पे करते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, टीबी को डायग्नोस करने के लिए। और यहाँ पे बीसीजी है, बीसीजी वैक्सीन है, यानी बेसिलस कैलमीट गरीन जो वैक्सीन है, ये शुरुआत में बच्चों में लगा दी जाती है। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। अगर हम बात करें तो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स के बारे में, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और यह पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड वगैरह यहाँ पे दी जाती है, और रिमेम्फिसिन और यहाँ पे इथेम्ब्यूटोल आदि, ये सारी दवाएं हैं जो इस बीमारी में दी जाती है, टीबी में। ठीक है। आगे हम बात करते हैं वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस के बारे में। यह बहुत खतरनाक बीमारी होती है जो बच्चों में होती है, और जिस कारण ये होती है उसका नाम है, जिस बैक्टीरिया के कारण होती है, यह बार्डेला पर्ट्यूसिस। ठीक है। और इसमें रेस्पिरेशन सिस्टम अफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी पैसेज में को ये ब्लॉकेज कर देता है, और जो नाक लेने में दिक्कत होती है, तो जो बीमार होता है वो वूप के साथ सांस ले रहा होता है। ठीक है। और यहाँ पे वूप जिसको लाउड क्रोइंग इंस्पिरेशन के अंतर्गत भी समझते हैं हम, और यहाँ पे इंस्पिरेशन का मतलब है जो सांस अंदर ले रहा है उसको। ठीक है, इंस्पिरेशन में जो सांस अंदर ले रहा है उसको। ठीक है। और यहाँ पे मिल्ड फीवर आता है शुरू में, और यहाँ पे ये साथ ही साथ यहाँ पे म्यूकस के सीक्रेशन बढ़ जाते हैं शरीर में। ठीक है, म्यूकस का सीक्रेशन शरीर में यहाँ पे बढ़ जाता है। वूपिंग कफ इज स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आने में और ड्रॉपलेट की सहायता से ये फैलता है। मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक के बारे में बात करें तो जो इस बीमारी में दी जाती है वो है एरिथ्रोमाइसिन, एम्फिसिलिन, और यहाँ पे क्लोरामफेनॉल, और यहाँ पे है अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये यहाँ पे एंटीबायोटिक दी जाती है। और वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन फॉर पर्ट्यूसिस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डीपीटी, यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। ठीक है, ये डीपीटी यहाँ पे बच्चों को शुरू में लगा दिया जाता है। अगर हम बात करें डिप्थीरिया की, डिप्थीरिया ये रेस्पिरेटरी डिसीज है जो कि कॉमनली बच्चों में होती है, और जिस कारण ही होती है उसका नाम है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण ये होती है। और यहाँ पे ये थ्रोट को इफेक्ट करती है, जिससे इसका सिम्टम्स अगर हमको देखने को मिलते हैं, सफोकेशन वगैरह यहाँ पे होती है। इट इज कैरेक्टराइज बाय ओजिंग, साथ ही साथ इसमें ओजिंग होती है, जो सेमी सॉलिड मटेरियल होते हैं थ्रोट के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस एंड स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट की सहायता से ये फैलती है, और ये हाईली इन्फेक्शियस होती है ये बीमारी, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से भी फैलती है। इसके एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है यहाँ पे डिप्थीरिया में पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये इसके एंटीबायोटिक के रूप में यहाँ पे दी जाती है बच्चों को। अगली हम बात करें, ये है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स ये एक्यूट डिसीज है,
ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज है और जिसके कारण ये होती है उसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण ये होती है और एंथ्रेक्स इज मोस्ट कॉमन इन एग्रीकल्चर रीजन। खेती वाले जो कृषि वाले क्षेत्र है वहाँ पे मोस्ट कॉमन है और यहाँ पे जिनको होती है वो है एनिमल्स को ही होती है। It is most commonly occurs in wild and domestic lower vertebrates को, जैसे हम बात करें कैटल्स, शीप्स जिनमें सबसे ज़्यादा देखी जाती है, गोट्स वगैरह में, कैमल्स में, एंटीलूप्स में और अदर हर्बीवोर्स में ये देखने को मिलती है। और ये इवन ये यहाँ पे ह्यूमन में भी देखी गई है और ये एक्सपोज होती है एनिमल से। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके फॉर्म की तो इसके 3 फॉर्म है यहाँ पे, क्यूटेनस इनहेलेशन और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो कि स्टमक से संबंधित बीमारी है और यहाँ पे इनहेलेशन जो रेस्पिरेशन से संबंधित बीमारी है। इसके सिम्टम्स की हम बात कर रहे थे, अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। क्यूटेनस में इची बम्स वगैरह होते हैं जो इंसेक्ट बाइट्स की तरह होते हैं, बाइट्स वगैरह की तरह यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं पेनफुल अल्सर वगैरह की समस्या यहाँ पे होती है और यहाँ पे ये काफ़ी खतरनाक होता है और 12 दिन में यहाँ पे स्किन में ब्लैक बैचेस आ जाते हैं 12 दिन में। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं इनहेलेशन, ये कॉमन कोल्ड वगैरह इसमें होता है और ये आगे सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम की तरफ लेकर जाता है और यूजुअली ये फैटल होती है, यानी ये बहुत खतरनाक ये होता है। ये वाला जो फॉर्म है इनहेलेशन वाला फॉर्म, और ये क्यूटिनस से भी ज़्यादा ये खतरनाक होता है। ठीक है, सेकंड वाला फॉर्म है। आगे हम बात करते हैं इंटेस्टिनल ये स्टमक को ये आँत से संबंधित भी एक बीमारी भी है और ये काफ़ी एक्यूट और काफ़ी इफेक्टिव होती है। और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ये इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं इसके इनिशियल साइन के बारे में, तो नोसिया, लूज ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, वोमिटिंग वगैरह होती है, फीवर वगैरह होते हैं, एब्डोमल पेन वगैरह इसमें देखने को मिलते हैं और सीवियर डायरिया वगैरह कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर इसको हमने पूरी तरीके से शरीर से बाहर नहीं किया, अभी इसको मतलब शरीर में इसको अच्छे से ठीक नहीं किया तो ये आगे ये डेथ का कारण बन जाती है। ठीक है, आगे ये डेथ का कारण ये बन जाती है। और यहाँ पे एंथ्रेक्स इज कंसिडर्ड टू बी पोटेंशियल एजेंट फॉर यूज इन बायोलॉजिकल वॉरफेयर। ये आगे जैव हथियार बनाने में भी इसका मिस यूज देखने को मिलता है, जैव हथियार। ठीक है, और यहाँ पे हम आगे इसकी बात करें तो ये ब्लड पॉइजनिंग वगैरह इसमें हो जाती है किससे, यदि ये हमारे शरीर से बाहर नहीं किया गया तो उससे यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। आगे हम बात करें टेस्ट और डिसीज़ की, तो यहाँ पर ये टेस्ट है किस डिसीज़ में किए जाते हैं ये हम देख लेते हैं। तो MS टेस्ट यहाँ पे होता है यहाँ पे कैंसर के लिए, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम मैलिग्नेंसी टेस्ट भी कहते हैं। और कैंसर में मैगन टिश्यू का पता करने के लिए इसको किया जाता है। अगला है डिक टेस्ट के बारे में बात करें तो स्कारलेट फीवर वगैरह इसको चेक करने में किया जाता है। मॉन्टेक्स टेस्ट के बारे में बात करें तो ये टीबी को चेक करने के लिए किया जाता है। रोज वॉलर टेस्ट के बारे में बात करें तो ये किया जाता है र्यूमेटॉइड फीवर को चेक करने के लिए। शिक टेस्ट डिप्थीरिया को चेक करने के लिए किया जाता है। वॉसरमैन टेस्ट होता है सिफिलिस के लिए। विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। वेसन स्टेन टेस्ट होता है प्लेग के लिए। और टर्निक्वेट टेस्ट होता है डेंगू फीवर के लिए। और प्रेजेंस ऑफ लेप्रोमीन इन स्किन ये होता है लेप्रोसी के लिए, यानी कुष्ठ रोग के लिए, कुष्ठ रोग। ठीक है, तो इतने टेस्ट यहाँ पे होते हैं। तो ये बैक्टीरियल बीमारी जो है, जो संक्रामक रोग के अंतर्गत है, जो बैक्टीरिया से फैलते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर की तरफ
जाते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँ तो फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं अनअकैडमी के। और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एमपीपीएस क्लिनिक 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएस 2022 है यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएस प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और 1 मार्च से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है तो 1 मार्च से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट।